Welcome to the part 2 of aggregate demand and aggregate supply. हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन से, जहां पे हम सीखेंगे कि कैसे कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व बनाते हैं और सेविंग कर्व से कंजप्शन कर्व। अगर हम इस डायग्राम की बात करें, इसमें हमें कंजप्शन से सेविंग कर्व बनाना है। हमने कंजप्शन कर्व बनाया, हमने एक्स एक्सिस पे रखा इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, वाई एक्सिस पे हमने रखा कंजप्शन। हमें पता है कि कंजप्शन कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, वो हमेशा अबव द ओरिजिन स्टार्ट होता है, जिसे हम ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं और सी बार से डिनोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सी बार लिख दिया और कंजप्शन कर्व बना दिया। एज वी नो, इनकम कर्व हमेशा 45 डिग्री पे बनता है। हमने इनकम कर्व 45 डिग्री पे बना दिया। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज एट पॉइंट ई, उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, जहां पे y और c इक्वल होता है, इनकम और कंजप्शन इक्वल होता है। इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, स्टार्टिंग में हमने जो कंजप्शन करा था वो कहां से करा था? अपनी पुरानी सेविंग से। मींस कंजप्शन जो होता है, ऑटोनॉमस कंजप्शन, वो डिस सेविंग के इक्वल होता है। जितना यहाँ पे गैप होगा उतना यहाँ पे गैप होगा। मींस जितना हम कंजप्शन करेंगे वो अपनी पास्ट सेविंग से कर रहे हैं। ये अगर ओ सी बार हमने लिया है तो यहाँ पे क्या लेंगे? ओ माइनस सी बार, ओ माइनस सी बार। अगर आपको शेड्यूल पहले वाला याद है, आपको याद होगा हमने कंजप्शन 40 लिया था तो हमारी डिस सेविंग -40 आ रही थी। ये वाला गैप इस गैप के इक्वल हो गया, हमें एक पॉइंट मिल गया, राइट। नाउ एट ब्रेक इवन पॉइंट हमारी सेविंग क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। हमने यहां से परपेंडिकुलर बनाया जो हमारा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। मींस यहाँ पे सेविंग हमारी क्या होगी? जीरो होगी। इन दो पॉइंट को जब हमने ज्वाइन करा और लाइन को एक्सटेंड करा तो हमें हमारा सेविंग कर्व मिल गया। ओके, एंड नाउ अब हम सीखेंगे कैसे हम सेविंग कर्व से कंजप्शन कर्व बना सकते हैं। अगर हम सेविंग कर्व की बात करें, हमें पता है नेगेटिव से स्टार्ट होता है, फिर सेविंग जीरो होती है और धीरे धीरे सेविंग हमारी पॉजिटिव हो जाती है। अब इससे हम बनाएंगे अपना कंजप्शन कर्व। एट ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग जीरो होती है, लेकिन इनकम कंजप्शन के इक्वल होता है। मतलब यहां कहीं आके दोनों कर्व इंटरसेक्ट करने चाहिए। अगर हमारा ये स्टार्ट हुआ है ओ माइनस सी बार से, तो अब हमारा शुरू होगा ओ सी बार से और इक्वल गैप पे, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजप्शन डिस सेविंग के इक्वल होता है। हमें यहां से पता चल गया हमारा कंजप्शन कर्व स्टार्ट होगा और यहाँ पे दोनों मीट होने चाहिए। चलो पहले हम एक काम करते हैं, वाई कर्व बना लेते हैं। इनकम कर्व बन गया 45 डिग्री पे। अब कंजप्शन कर्व बनाना है तो हमने ये क्या बना दिया? कंजप्शन कर्व बना दिया। ये हमारा कंजप्शन कर्व हो गया, ये हमारा इनकम कर्व हो गया। ये पॉइंट हो गया ई, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट। इस टॉपिक में हमने सीखा कि कैसे कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व बना सकते हैं और कैसे सेविंग कर्व से कंजप्शन कर्व बना सकते हैं। Our next topic is investment. Investment means मैं कितनी कैपिटल बिजनेस में लगाऊं जो मुझे रिटर्न जनरेट करके दे। इन्वेस्टमेंट का मतलब वो खर्चा जो हम न्यू कैपिटल एसेट्स को परचेज करने के लिए लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन की बात करूं, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच इज डन टू जनरेट न्यू कैपिटल एसेट्स। न्यू कैपिटल एसेट्स को परचेज करने के लिए जो खर्चा करते हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, दैट इज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम इलास्टिक होती है, जिसे इनकम से फर्क पड़ता है। अगर इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी और अगर इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी। वेयर एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मीन्स ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमेशा सेम रहती है, which is unaffected by change in level of income। चाहे इनकम बढ़े चाहे इनकम कम हो, हमेशा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर करता है। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा और इसका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर होगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाए, पॉजिटिव स्लोप है, इनकम के बढ़ने से बढ़ रही है। एक्स एक्सिस पे इनकम लेंगे, वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे? इन्वेस्टमेंट, और पॉजिटिव स्लोप बनेगा इसका, राइट।
Whereas if we talk about autonomous investment, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, इसीलिए ये क्या बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। नेक्स्ट बेसिस की बात करें, इनकम इलास्टिक, इनकम से इसे फर्क पड़ता है तो ये इनकम इलास्टिक है, इसे इनकम के लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये इनकम इन इलास्टिक है। अगर अब मैं बात करूं डिटर्मिनेंट्स की कि हमें कैसे पता चलेगा हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है या नहीं है, हमारे डिटर्मिनेंट्स दो हैं इन्वेस्टमेंट के, दैट इज MEI और ROI, MEI एंड ROI। MEI की फुल फॉर्म है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI की फुल फॉर्म है रेट ऑफ इंटरेस्ट। MEI का फॉर्मूला होता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू 100। अब प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब नेट रिटर्न, हमें हमारा नेट रिटर्न कितना मिला, कितना प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट करके, वो होता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सप्लाई प्राइस का मतलब हमने कितना पैसा लगाया था, से मान लो मैंने 1 लाख की मशीनरी परचेज करी थी और मुझे प्रॉफिट हुआ 20,000 उस पे, तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड हो गया 20,000, सप्लाई प्राइस हो गया 1 लाख, जितना भी मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी वो सप्लाई प्राइस होती है। इन टोटल अगर मैं बात करूं, MEI का मतलब रिटर्न कितना आएगा, कितना परसेंट रिटर्न आएगा, कितना प्रॉफिट होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो मैंने कैपिटल पे पैसा लगाया, बोरोइंग करी, उसकी मुझे कितनी कॉस्ट आई। अगर MEI ज्यादा है ROI से, मींस रिटर्न ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट, तभी इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल होगा, नहीं तो इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। Now I want to explain the two important terms of economics, that is ex ante and ex post. Ex ante का मतलब होता है planned, whereas ex post का मतलब होता है actual. Ex ante के two parts, ex ante saving, ex ante investment, ex post के two parts, ex post saving and ex post investment. अगर हम ex ante saving की बात करें, सारे savers and household मिलके during a given period of time प्लान कितनी सेविंग कर रहे हैं, उसे ex ante सेविंग कहेंगे। फर्म मिलके कितना प्लान कर रही है कि मैं कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती हूं, उसे ex ante इन्वेस्टमेंट कहेंगे। बट एक्चुअल में कितनी सेवर की सेविंग हुई, एक्चुअल में फर्म की कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, उसे हम ex post सेविंग और ex post इन्वेस्टमेंट कहते हैं। Now we are on the most important topic of this chapter, that is income determination. इनकम डिटर्मिनेशन पढ़ने के लिए दो अप्रोचेस हैं, दैट इज AD एंड AS अप्रोच, S एंड I अप्रोच। AD एंड AS अप्रोच, AD मींस एग्रीगेट डिमांड एंड AS मींस एग्रीगेट सप्लाई। ये थ्योरी किनीशियन ने दी थी और उन्होंने कहा था कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वहां डिटरमाइन होगा जहां पे AD और AS इक्वल होंगे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू किनीशियन थ्योरी एंड इक्विलिब्रियम लेवल इज डिटरमाइंड वेयर AD का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, रिप्रेजेंटेड बाय C प्लस I इज इक्वल टू टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट का मतलब क्या होता है, AS। अगर हम शेड्यूल की मदद से पढ़ें, हमने Y लिया था 0, 100, 200, 300, 400, 500, कंजप्शन 40, देन 80 का गैप लिया था 120, 200, 280, 360, 440। आई हमने ऑटोनॉमस सेम लिया था 20, 20, 20, 20, 20। वाई में से सी माइनस करते हैं, इनकम में से कंजप्शन, तो सेविंग आ जाता है -40, -20, 0, 20, 40, 60। एडी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई। एस का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस एस। हमने पूरा शेड्यूल बनाया। अब हम देखेंगे कहां पे एडी एस के इक्वल आ रहा है। हमने देखा कि 300 पे आ रहा है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी क्या है, 300। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ग्राफ, एक्स एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट करा इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। वाई एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट करा एडी एंड एएस। एडी कर्व कंजप्शन कर्व की तरह अबव दी ओरिजिन स्टार्ट होता है, एएस कर्व 45 डिग्री पे होता है। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, जिसे हमने ई से डिनोट कर दिया। वेरेस OY हमारी इक्विलिब्रियम इनकम हो जाएगी, दैट इज 300, जो यहाँ पे 300 आ रही थी। इस पॉइंट पे AD/AS के इक्वल होगा, लेकिन इस पॉइंट से अगर हम पहले देखें तो कौन सा कर्व ऊपर है, AD, मींस इस पॉइंट से पहले AD ज्यादा है AS से, और इस पॉइंट के बाद AS ज्यादा है AD से, और इस पॉइंट पे AD/AS के इक्वल है, तभी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है।
अगर हम केसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम पढ़े, डिसइक्विलिब्रियम मींस जहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है, मींस एक बार एडी को ज्यादा कर देते हैं एएस से, एक बार एडी को लेस देन एएस कर देते हैं। अब इस केस में हमें इक्विलिब्रियम पे आना है। लोगों की डिमांड ज्यादा है लेकिन प्रोड्यूसर ने कम सामान बनाया। लोगों की डिमांड ज्यादा है, हमें इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम सेकंड केस की बात करें, प्रोड्यूसर ने सामान बहुत ज्यादा बना दिया लेकिन डिमांड इतनी नहीं है, एक्सेस इन्वेंट्री पड़ी है, तो उस अनवांटेड इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए हमें इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को कम करना पड़ेगा, तभी हम इक्विलिब्रियम लेवल पे आ पाएंगे। अगर हम दोनों अप्रोचेस की बात करें, दोनों अप्रोचेस में जो एजम्पशन है वो सेम रहने वाले हैं। पहला एजम्पशन है, हम टू सेक्टर मॉडल पढ़ते हैं। यस, हाउस होल्ड और फर्म, हम टू ही सेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं इस थ्योरी में। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो भी कांस्टेंट रहने वाली है, जैसे यहाँ पे 2020 थी, प्राइस जो है वो भी कांस्टेंट रहेंगे, और पूरी स्टडी को हम शॉर्ट रन में पढ़ेंगे। अगर हम अब बात करें S&I अप्रोच की, केनेशियन थ्योरी में ये भी कहा गया है कि S और I जहां पे इक्वल होंगे वहां भी इक्विलिब्रियम माना जाएगा। वैसे भी इक्विलिब्रियम पे AD और AS इक्वल होते हैं। अगर हम AD का फॉर्मूला देखें, AD का फॉर्मूला होता है C+I, AS का फॉर्मूला होता है C+S। C से C कैंसिल हो गया, मतलब जहां पे AD AS के इक्वल होगा वहां पे I और S भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये अप्रोच इसी अप्रोच में से ड्राइव हुई है। जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे वहां भी इक्विलिब्रियम माना जाएगा। सेम हमने शेड्यूल बनाया और हमने देखा सेविंग और इन्वेस्टमेंट सेम इक्विलिब्रियम है, मींस जहां पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या आ रही है? 300, वहीं पे यहां भी इक्विलिब्रियम है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, सेविंग कर्व हमारा नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट कर्व हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा और यही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अगर हम इससे पहले देखें तो I इज ग्रेटर देन S है, इसके बाद देखें तो सेविंग कर्व ऊपर है, मीन सेविंग इज ग्रेटर देन I है। अगर हम बात करें अब डिसइक्विलिब्रियम की, दो केसेस हो सकते हैं, या तो SI से ज्यादा होगा या SI से कम होगा। अगर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, इसका मतलब क्या है कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो सेव ज्यादा कर रहे हैं और कंजप्शन कम कर रहे हैं, उनकी डिमांड कम है। उनकी अगर डिमांड कम है तो हम इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को कम कर देंगे। सेकेंड केस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, वो खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, सेविंग कम कर रहे हैं। ऐसे केस में इक्विलिब्रियम पे आने के लिए हमें इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मतलब इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से नेशनल इनकम में कितना चेंज आया, यही हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से पता चलता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS, और एक और फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। अगर हम MPS और MPC की रिलेशन बताएं तो MPS और MPC को प्लस करके 1 ही आता है, तो हम MPS की जगह 1 माइनस MPC भी लिख सकते हैं। डेरिवेशन, ये फॉर्मूला आया कहां से? एट इक्विलिब्रियम हमें पता है AD AS के इक्वल होता है। AD का फॉर्मूला C+I, AS हमेशा नेशनल इनकम के इक्वल होता है। C+I इज इक्वल टू Y हो गया, मतलब चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन इनकम होगा। अब इस पूरी इक्वेशन को हमने डेल्टा Y से डिवाइड कर दिया, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, डेल्टा I अपॉन डेल्टा Y, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा Y एंड डेल्टा Y कैंसिल हो गए, 1 आ गया। डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y किसका फॉर्मूला होता था? हमने पहले भी पढ़ा है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ MPC। ये MPC का फॉर्मूला था। डेल्टा I अपॉन डेल्टा Y, यहाँ पे हमने पढ़ा था K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, अपोजिट हो गया, मतलब ये फॉर्मूला होगा 1 अपॉन K का, इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ MPC पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 1 अपॉन K की वैल्यू आ गई 1 माइनस MPC, हमें K की वैल्यू चाहिए तो रेसिप्रोकल कर दो, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। ये डेरिवेशन है कि कैसे ये हमारा फॉर्मूला बना।
नाउ वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अगर हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग की बात करें तो ये इसी एजम्पशन पे बेस होता है कि 1% एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। अगर एक पर्सन कोई खर्चा करता है तो वो दूसरे पर्सन के लिए कहीं ना कहीं इनकम होती है। अब हम इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मान लो कि 100 करोड़ की है और एमपीसी 0.9% है, मतलब कंजप्शन 90% है। 0.9 का मतलब 90%। डेल्टा आई कितना था इन्वेस्टमेंट? 100। किसी ने अगर 100 की इन्वेस्टमेंट करी, मतलब किसी ना किसी की इनकम हुई होगी 100 से, उसका 90% कंजप्शन हुआ और 10% सेव हुआ। जो किसी ने कंज्यूम करा होगा वो नेक्स्ट टाइम किसी की इनकम बनी होगी। किसी की इनकम बढ़ी, उसने भी 90% क्या करा? कंज्यूम करा और 10% सेव करा। जिस किसी ने कंजप्शन करा वो नेक्स्ट टाइम किसी की इनकम बनी। ऐसे ही हम नीचे एरो बना देंगे कि ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। फिर हमने फॉर्मूला यूज करा k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी हमने लिया था 0.9, 1/1 माइनस 0.9 लिख दिया। क्या आ गया? 1/0.1। इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10 टाइम्स। हमारी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 10 टाइम्स। अब k का एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। अभी हमारी k की वैल्यू कितनी आई थी? 10 आई थी। डेल्टा आई हमने 100 लिया था, अब हमें डेल्टा वाई निकालना है। ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। डेल्टा वाई हमारी इनकम कितनी आ गई? 1000 आ गई। हमने इनकम वाले कॉलम में 1000 लिख दिया, उसका 90% दैट इज 900 हमने कंज्यूम कर लिया और 10% हमने सेव कर लिया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से मींस हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी 100, अब वो इनकम बन के कितनी हो गई थी? 10 टाइम्स ज्यादा, दैट इज 1000। Now our topic is excess demand and deficit demand. Excess demand तब होता है जब AD AS से ज़्यादा होता है। अगर हम definition की बात करें, it refers to the situation where AD is more than AS corresponding to the full employment level in an economy. अगर हम ग्राफ बनाएं इसका, x एक्सिस पे इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, y एक्सिस पे AD एंड AS। AS कर्व 45 डिग्री पे बनेगा। AD कर्व जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? अबव द ओरिजिन स्टार्ट होता है। एक्सेस डिमांड, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो गई, एग्रीगेट डिमांड हमने जितना प्लान करा था उससे ज़्यादा हो गया। पहले अगर हमारा एडी कर्व ये था, अब हमारा एडी कर्व क्या हो जाएगा? एडी डैश हो जाएगा, इंक्रीज हो गया पहले से। पहले अगर हमारी डिमांड एडी थी, अब कितनी हो गई? एडी डैश हो गई। इन दोनों की वजह से जो गैप आया उस गैप को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। 1 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप, तो हम क्या लिखेंगे? द गैप विच इज अराइजेस when actual AD is more than planned AD, that gap is known as inflationary gap. अगर हम बात करें इसका रीजन क्या होगा, क्यों हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई? एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। मीन्स अगर हमारी डिमांड बड़ी है, हमारा कंजप्शन बड़ा होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट बड़ी होगी, गवर्नमेंट के खर्चे बड़े होंगे, एक्सपोर्ट बड़ा होगा, इंपोर्ट कम हुआ होगा, क्योंकि ये नेगेटिव में था, इंपोर्ट कम हुआ होगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग हुई होगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? इशूइंग ऑफ न्यू करेंसी नोट बाय आरबीआई ऑन द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। नए नोट छापना, अगर न्यू करेंसी आई होगी तो हमारी डिमांड बड़ी होगी। फॉल इन टैक्सेस, अगर टैक्स रेट कम हुए होंगे तब भी लोगों की डिमांड बढ़ती है। इससे इम्पैक्ट क्या होगा? देखो हम क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितनी हमारी कैपेसिटी थी उतना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और कर चुके हैं। आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, इससे ज्यादा हम आउटपुट नहीं बढ़ा सकते। एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डिमांड ज्यादा हो गई, सामान उतना ही है, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। इफ वी टॉक अबाउट डेफिसिट डिमांड, डेफिसिट डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे एडी लेस हो जाता है एएस से। इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एडी इज लेस देन एएस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन एन इकोनॉमी। अगर हम इसका डायग्राम बनाए, एक्स एक्सिस पे इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट आएगा, वाई एक्सिस पे एडी और एएस आएगा। हमारा फिर से एएस कर्व 45 डिग्री पे और एडी कर्व अबव दी ओरिजिन बनेगा।
हमने ये प्लान करा था बट एक्चुअल हमारा फॉल कर गया, जिसकी वजह से हमारी डेफिसिट डिमांड हो गई। हमने एक एडी डैश कर्व बना दिया नीचे, जिसकी वजह से जो गैप बीच में प्रोड्यूस हुआ उस गैप को डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। अगेन 1 मार्क का आ सकता है, व्हाट इज डिफ्लेशनरी गैप? डिफ्लेशनरी गैप इज अ गैप व्हिच अराइजेस व्हेन एक्चुअल एडी इज लेस देन प्लान्ड एडी। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? फॉर्मूला आपको पता है, C + I + G + X - M। एडी कम हुई है मतलब कंजप्शन कम हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट कम हुआ होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हुआ होगा, एक्सपोर्ट कम हुआ होगा, इंपोर्ट ज्यादा हुआ होगा और टैक्सेस इंक्रीज हुए होंगे। अगर टैक्सेस इंक्रीज हुए, लोगों के पास पैसा ही नहीं था खर्च करने के लिए, इसी वजह से हमारी डिमांड कम हो गई। अब इसमें इम्पैक्ट में क्या होगा? अगर ऐसा होता है कि लोग डिमांड कम करें तो प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल हो जाएगा और इकोनॉमी में हम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों को ही कम कर देंगे। होप this video will clear all your doubts related to aggregate demand and aggregate supply. Comment down below the new topics which you want to learn from Brightup Academy. And please subscribe this page for other informative videos. Thank you.